हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकेंड एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं। एन अवॉइडेबल क्राइसिस इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है अमेरिका और चाइना के बीच में ताइवान मुद्दे को लेकर के वर्ल्ड वॉर थर्ड जैसी जो सिचुएशन बन गई है उसको लेकर के। बहुत ही इंटरेस्टिंग जियोपॉलिटिकल आर्टिकल है। आपको जल्दी से दिखा दें आज का क्विज़। 6 क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे हैं। इस आर्टिकल में जो भी आप सीखेंगे ग्रामर और वोकैबलरी खास करके इस क्विज़ पे आपको अप्लाई करनी है। थोड़ा सा आर्टिकल भी इंटरेस्टिंग हो जाता है और आपको पता लगता है आपने कितना सीखा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में दूंगा, एक ट्राई आप इसको भी दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ऑलराइट, कह रहा है एन अवॉइडेबल क्राइसिस। देखिए, क्राइसिस का मतलब होता है तूफान, विपत्ति, आपदा, मुसीबत, ट्रेजेडी। ठीक है, ट्रेजेडी। और अवॉइडेबल का मतलब होता है जिससे बचा जा सके। आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क के बीच में एक पत्थर पड़ा है बड़ा सा या गड्ढा है, तो उस गड्ढे से बचने के लिए अपनी गाड़ी आप साइड में निकालते हो ना, तो इसी बचने को बोलते हैं इंग्लिश में अवॉइड करना। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है, आप यूज़ भी करते होंगे। तो कह रहा है एक ऐसा क्राइसिस आ गया है यूएस और चाइना के बीच में, एक ऐसी तूफान, विपत्ति या ट्रेजेडी हो गई है जिससे बचा जा सकता था, अवॉइड किया जा सकता था। अब इस अवॉइडेबल नाम के वर्ड को देख लो जल्दी से। इसको एस्केपेबल और एविटेबल भी बोलते हैं। अब देखो, इसका बिल्कुल उल्टा होगा अनअवॉइडेबल, जिससे ना बचा जा सके। उसके लिए अपने पास 2 वर्ड्स हैं, इनएस्केपेबल और इनएविटेबल। इस तरीके से वोकैब को याद करो आपस में कनेक्ट करके, ठीक है ना। बिल्कुल उल्टा क्या होगा, इसके इनएस्केपेबल और इनएविटेबल। चलो, क्राइसिस एक सिंगुलर नाउन है। अगर इसका प्लूरल बनाना हो तो पीछे आई एस को हटा देंगे और ई एस को लगा देंगे। ये वर्ड वही वर्ड है जिसमें आई एस की जगह ई एस लगता है प्लूरल बनाने के लिए। क्राइसिस, बेसिस, एनालिसिस, थीसिस, याद है ना सारे ऐसे नाउन्स। चलो, अब आ जाओ इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है चाइना एंड द यूएस डू नॉट वांट अ कॉन्फ्लिक्ट, कोमा। कह रहा है बट देयर एक्शंस आर नॉट सर्विंग देयर कॉज। कह रहे चाइना और यूएस जो है ना, अमेरिका और चाइना जो है, नहीं चाहते हैं, डू नॉट वांट। क्या नहीं चाहते हैं भाई? वर्ब का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। एक कॉन्फ्लिक्ट को, एक झगड़े को नहीं चाहते हैं। कह रहे लेकिन, कोमा लगा के, लेकिन कह रहा बट उनके जो एक्शंस हैं, उनकी जो हरकतें हैं, उनके जो लक्षण हैं, कह रहे वो सर्व नहीं कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं उनके कॉज की, उनके पर्पस की। तो दोनों चाहते तो क्या है कि आपस में लड़ाई ना हो। दोनों चाहते तो ये हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है ना हो, लेकिन चाहने के बावजूद इनकी हरकतें ऐसी हैं कि आपस में लड़ाई होके रहेगी। वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन इन्होंने बना दी है। सेंटेंस समझ में आ गया। चाइना और यूएस दोनों की वर्ब क्या है जी? डू नॉट वांट। प्लूरल सब्जेक्ट है, चाइना और यूएस मिल गए दोनों, इसीलिए वर्ब भी प्लूरल बनाई गई है डू से। अगर सिंगुलर होता तो वर्ब को डज बना के लिखते। एक्शंस की वर्ब है आर नॉट सर्विंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। सर्व समवंस कोज का मतलब होता है किसी के मकसद को पूरा करना। तो इनका मकसद पूरा नहीं कर रहे हैं इनके एक्शंस। चलो, अब आपसे एक सवाल है छोटा सा और बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। ये यूएस के आगे द कैसे आ गया? चाइना के आगे तो नहीं आया। महाशक्ति है यूएस, इसलिए आया है। जब चाइना नंबर 1 हो जाएगा तो उसके आगे भी लगेगा। चलो जी, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ज्योग्राफिकल लोकेशंस, किसी गांव, गली, शहर, सिटी, कस्बे या नेशन का नाम हो, उसके आगे कभी भी द को ना लगाएं। कभी भी चाइना के आगे, इंडिया के आगे, ऑस्ट्रेलिया के आगे आपको द नहीं मिलेगा। अब देखो द कहाँ लगाना है, इसकी 2 एक्सेप्शंस हैं। पहली एक्सेप्शन क्या? ऐसी ज्योग्राफिकल लोकेशंस जिनके नाम में प्लूरलिटी हो। अब ये कैसे बनेगी? उनके नाम में या तो यूनाइटेड आएगा या उनके नाम के पीछे एस आएगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स नाम से लग रहा है ना, कई सारी स्टेट्स हैं मिल करके यूनाइट होकर के कंट्री को बना रही हैं, तो इसको इस कंट्री के आगे अपने हमेशा द लगाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के आगे अपने द लिखते हैं। फिर उसी तरीके से आप सुनोगे फिलीपींस, पीछे एस आता है। नीदरलैंड्स, इस कंट्री के पीछे एस आता है। बहामास, इस कंट्री के पीछे एस आता है। मालदीव्स, पीछे एस आता है। यूनाइटेड किंगडम, इसमें यूनाइटेड आ गया। फिर उसी तरीके से
यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसमें भी जो है यूनाइटेड आ गया। ये सब कंट्रीज जिनके पीछे एस आ रहा है या जिनके शुरू में यूनाइटेड आ रहा है, प्लूरलिटी की फीलिंग देती हैं। पहला एक्सेप्शन ये है, ये हमेशा अपने आगे द को लेंगी। अब इसी वजह से द को लगाया गया इस केस में यूएस के आगे। इसका जवाब मिल गया आपको। अब देख लो दूसरी एक्सेप्शन। दूसरी एक्सेप्शन ये है सर कि कोई अगर ऐसी लोकेशन हो जो इमेजिनरी हो, जो हमने सोच ली हो लेकिन नक्शे पे वास्तव में ना हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी गोलार्ध। सदर्न हेमिस्फीयर है, दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब कर्क रेखा, है ना। तो ये सब क्या है, ये इमेजिनरी लोकेशंस हैं। डुरांड लाइन है, एलएसी है, एलओसी है। ये बॉर्डर्स हमने बनाए हैं, कई बॉर्डर जो है नेचर ने नहीं बनाए थे। तो एलएसी, एलओसी कोई भी बॉर्डर हो, और ये सब जो रेखाएं हैं इनके आगे आप हमेशा द को लगाते हैं। अब इसको अपने फॉर्मूला को लगा करके देखते हैं सेंटेंस पे जो आपके सामने लिखा हुआ है। यूनाइटेड किंगडम एंड पोर्चुगल आर टू कंट्रीज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैट आर सिचुएटेड राइट एट इक्वेटर। गलतियाँ मिली इसमें। यूके और पोर्चुगल दो ऐसी कंट्रीज़ हैं जो हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में, जो सिचुएटेड हैं सीधे सीधे राइट एट बॉर्डर जो है इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा पे। देखो सबसे पहले तो यूनाइटेड किंगडम के आगे द लगाना था, इसमें यूनाइटेड आ रहा है। पोर्चुगल, इसके आगे कोई, इसमें कोई प्लूरलिटी नहीं है तो इसके आगे का द निकाल देना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक इमेजिनरी लोकेशन है, इसके आगे द लगेगा। और इक्वेटर भी एक इमेजिनरी लोकेशन है, इसके आगे भी द लगेगा। तो 3 जगह द लगाओगे और यहाँ से द निकालोगे। 4 एरर्स इस सेंटेंस में आपको मिले। चलो आगे बढ़े। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अब आ जाओ आर्टिकल पे। सारी वोकैबुलरी इसकी देखते हैं, एक बार नज़र डालेंगे तो अपने इसको स्मूथली पढ़ सकेंगे। देखिए, एग्जाम्स की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉक टेस्ट लगाना और उनको एनालाइज करना। जितने मॉक टेस्ट लगाओगे ढंग से, उतना ही अपने स्कोर को बूस्ट करोगे। और मॉक टेस्ट के लिए मेरा पर्सनल फेवरेट है टेस्टबुक.com। रीजन इसका सिंपल सा है, 43,000 मॉक टेस्ट 550 से ज़्यादा एग्जाम्स के एक सिंगल पैकेज में आपको मिल जाते हैं। अब इसमें मुश्किल भी होंगे, आसान भी होंगे, डिफिकल्ट भी होंगे, खूब तैयारी का मौका आपको मिलता है। ये सारे मॉक टेस्ट सिंगल पैकेज में आप अवेल कर सकते हैं, 1 साल के लिए 499 में, 3 सालों के लिए 699 के पैकेज में। लेकिन जैसे ही आप कोड यूज़ करते हैं YT10, 1 साल का पास आपको मिलता है 400 में और 3 साल का पास मिलता है 460 के अंदर। तो फ़ायदा लेना ना भूलें डिस्काउंट का। कोड यूज़ करें YT10। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक पास का। ऑलराइट, ये अपनी वोकैब शीट है। ज़रूर से एक लाइक और एक शेयर दे देना चैनल को। अगले 1 महीने में हम 2 लाख की फैमिली बनने का प्लान कर रहे हैं। अगर सब लोगों को अच्छा लगता है क्लासेस तो ज़रूर से इसको शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। आज के वर्ड्स आपके सामने हैं, आयरोनिक, रिगरस, एलिविएट, बर्निश, शो डाउन और प्रिकेरियस। अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। आयरोनिक का मतलब होता है जिसमें आयरनी हो। आयरनी का मतलब होता है कॉमेडी या उपहास। आयरोनिक को बोलते हैं सरकास्टिक या पैराडॉक्सिकल। विरोधाभास वाली चीज़ें वो कहलाती हैं आयरोनिक, है ना। जैसे द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी हैव मेड एन आयरोनिक डिसीजन ऑफ सेलिंग देयर होल्डिंग्स। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक उपहास भरा, सरकाजम भरा, पैराडॉक्स भरा डिसीजन लिया है जो है अपने होल्डिंग्स को बेच देने का। कंपनी का मालिक अगर अपनी कंपनी बेचता है तो ये बहुत अजीब सी बात मानी जाती है। तो आयरोनिक समझ गए। आज के आर्टिकल में आयरोनिक नाम का वर्ड, इसकी एडवर्ब फॉर्म देखोगे आयरोनिकली। आयरोनिकली जिस भी चीज़ में विरोधाभास हो ना, वहाँ पे आयरोनिक नाम का वर्ड यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है रिगरस। रिगरस का मतलब है जिसमें रिगर हो। रिगर का मतलब है स्ट्रिक्टनेस। अगर कोई चीज़ स्ट्रिक्टनेस वाली है तो बड़ी स्ट्रिक्ट होगी, बड़ी कड़ी होगी, बहुत ही बर्डनसम होगी। रिगरस वर्ड आर्टिकल में आ जाएगा। आर्मी स्कूल्स आर नॉन फॉर देयर रिगरस डिसिप्लिन। आर्मी स्कूल जाने जाते हैं अपने कड़े अनुशासन के लिए, रिगरस डिसिप्लिन के लिए। तो इसका एक सिनोनिम है स्टर्न। इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे रिगरस का। स्ट्रिंजेंट, रिजिड, हार्श और स्टर्न चारों ही इसके सिनोनिम्स हैं। फिर एक वर्ड है एलिविएट। बड़ा ही कॉमन सा वर्ड है। एलिविएट का मतलब होता है मलहम लगाना। मलहम लगाना, किसी के दर्द को, तकलीफ को कम करना। टू पैसिफाई, मॉलिफाई, एमिल्यूरेट, एस्यूएज, एले, बाम, सेल्व, सब इसके सिनोनिम है। To alleviate rising unemployment, the government has launched a skill enhancement program. Alleviate करने के लिए, कम करने के लिए, मलहम लगाने के लिए बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे सरकार ने लॉन्च किया है स्किल इन्हांसमेंट प्रोग्राम को। तो एलिविएट वर्ड आपने देखा, इसका सिनोनिम एस्यूएज आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। एक वर्ड है बर्निश।
बर्निश का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को जला करके चमकाना। ये कैसे बना है, बिल्कुल जैसे सोने को जला करके चमकाया जाता है ना, गर्म करके। बर्निश का मतलब है शाइन या पॉलिश, ऐसे याद रखना, बर्न करके किसी चीज़ को शाइन करवाना, ब्राइटन, ब्राइट करना। द कंपनी इज़ ट्राइंग हार्ड टू बर्निश इट्स सोशली रिस्पॉन्सिबल इमेज। कंपनी बहुत कोशिश कर रही है चमकाने की, बर्निश करने की अपनी सामाजिक तौर पे एक जिम्मेवार इमेज जो है उसको, इमेज को, छवि को, है ना, बर्निश करने की। तो ये शाइन और पॉलिश करने वाला मीनिंग रखने वाला वर्ड है, आज आर्टिकल में आएगा। फिर एक वर्ड है शोडाउन। शोडाउन का मतलब होता है तमाशा। इसको कन्फ्रंटेशन भी बोलते हैं, फेस ऑफ या स्टैंड ऑफ भी बोलते हैं। आपने LAC पे सुना होगा, इंडिया और चाइना का शोडाउन हुआ था, दोनों का तमाशा ही तो हुआ था आपस में, है ना, लड़ाई हो रही थी, तो तमाशा लड़ाई को शोडाउन बोलते हैं। शालिनी हैड ए शोडाउन विद हर बॉस ओवर ए पे हाइक। शालिनी का तमाशा सा हो गया अपने बॉस के साथ में, और किसको लेकर के, सैलरी में इजाफे को लेकर के, पे में हाइक को लेकर के, ओवर अ पे हाइक। तो शोडाउन का सिनोनिम है कन्फ्रंटेशन, आर्टिकल में आज देखेंगे। लास्ट वर्ड है प्रिकेरियस। प्रिकेरियस का मतलब है जिसमें जोखम हो, जिसमें डेंजर हो, पेरिलस हो, फ्रॉड हो, अनस्टेबल हो, डेंजरस हो, रिस्की हो, उसको हम बोलते हैं प्रिकेरियस। द वर्ल्ड इज इन ए प्रिकेरियस स्टेट अमिड एवर म्यूटेटिंग वेरिएंट्स ऑफ द वायरस। दुनिया बहुत ही डेंजरस स्टेट में है, अवस्था में है, और किस बीच, अमिड, इस बीच, और वो है हमेशा से म्यूटेट होता हुआ एक वेरिएंट जो है वायरस का। तो ये वायरस ऐसा है जो बार बार म्यूटेट होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, नए नए वेरिएंट इसके आ रहे हैं, दुनिया के डेंजरस स्टेट में है। डिटेल में सारे वर्ड्स आपको करवा दिए हैं, आज के आर्टिकल्स में आप इनको देखने वाले हैं। चलो जी, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ आर्टिकल पता लगे। देखो, ताइवान के बारे में आप जानते हैं, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, ऐसी ये कंट्री है चाइना। अब देखो, इनकी हिस्ट्री ये है कि चाइना से अलग होकर के ताइवान बना था 1945 के आसपास, ठीक है, जब चाइना आज़ाद हुआ था। अब चाइना ये कहता है कि हम ताइवान को वापस लेंगे, ताइवान कहता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और चाइना ने एक वन चाइना पॉलिसी बनाई हुई है जिसमें दुनिया भर की सब कंट्रीज़ को ताइवान को इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानना, चाइना का हिस्सा ही मानना है। अब देख लो ये इशू कितना जो है सेंसिटिव है चाइना के लिए, ताइवान का। इसी बीच में एंट्री होती है US के सेनेटर नैन्सी पेलोसी की। ये एक लेडी हैं, लोकसभा की अध्यक्ष हैं, बड़ी वहाँ की एक नेता हैं। इन्होंने ये बोला कि मैं चाइना से बिना पूछे ताइवान में जाऊँगी और मैं ताइवान की ऑफिशियल विजिट करके आऊँगी। अब इससे क्या होगा, चाइना को आ गया गुस्सा। चाइना ने बोला कि आप हमसे बिना पूछे आ रहे हो, तो हो सकता है हम नैन्सी पेलोसी के प्लेन को उड़ा भी दें रास्ते के अंदर। हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, नैन्सी पेलोसी वहाँ पे लैंड कर चुकी हैं, आज उनकी ऑफिशियल विजिट चालू है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये पूरा जो क्राइसिस है ना, ये अवॉइडेबल था। अब चाइना की इज्जत पे बात आ गई है, चाइना को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और चाइना कुछ करेगा तो US भी कुछ कर सकता है। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसको अवॉइड किया जा सकता था, लेकिन अब ये क्राइसिस हाथ से निकल चुका है। बस यही है आज की टोन है, एनालिटिकल, एनालाइज कर रहा है दोनों के एक्शंस को, US और चाइना के। शुरू करें आर्टिकल को, चलो। कह रहा है द विजिट टू ताइवान बाय द US हाउस स्पीकर एंड वेटरन डेमोक्रेट पॉलिटिशियन नैन्सी पेलोसी हैज रिस्क्ड ट्रिगरिंग अ फोर्थ ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस। इतना ही पढ़ेंगे, एंड के बाद वाला जो है बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है जो विजिट है, जो दौरा है, और किसका दौरा है जी, टू लगा के बता रहा है ताइवान का, और किसके द्वारा है जी, बाय लगा के बता रहा है अमेरिका की हाउस स्पीकर के द्वारा, अमेरिका के लोकसभा की स्पीकर के द्वारा। कह रहे जो दौरा है ना ताइवान का, अमेरिका के लोकसभा स्पीकर का। अच्छा, और साथ साथ ये क्या है, साथ साथ ये वेटरन डेमोक्रेट पॉलिटिशियन भी हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी की एक बहुत ही पुरानी, एक बहुत ही एक्सपीरियंस वेटरन पॉलिटिशियन भी हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है नैन्सी पेलोसी। कह रहा है इस विजिट ने ना, इस दौरे ने रिस्क खड़ा कर दिया है, हैज़ रिस्क। रिस्क एक वर्ब होती है, वर्ब फॉर्म में इसका मतलब होता है जोखिम को खड़ा करना। तो इन्होंने एक जोखिम को खड़ा कर दिया है, और जोखिम किसका है, ट्रिगर कर देने का है, उकसा देने का है, इंसाइट कर देने का है। और किसको, एक चौथी ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस को, ताइवान जो स्ट्रेट है इसके अंदर एक चौथे तूफान को। और किसको खड़ा कर दिया है, एंड अ डेंजरस एस्केलेशन अमिड ऑलरेडी वर्सनिंग रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। और साथ ही साथ इसने रिस्क कर दिया है, ट्रिगर करने को, एक बहुत ही डेंजरस से एस्केलेशन को। देखिए, एस्केलेशन का मतलब होता है तनाव का चढ़ जाना, डेंजरस का मतलब होता है जोखिम भरा। तो एक जोखिम से तनाव की सिचुएशन को भी इसने रिस्क कर दिया है, जो हो रही है किसके बीच में, अमिड, बीचों बीच हो रही है,
पहले से ही खराब होती हुई ऑलरेडी वर्सनिंग रिलेशंस के बीच में, रिश्तों के बीच में जो है बिटवीन दुनिया की, वर्ल्ड की दो बिगेस्ट पावर्स पे, दो सबसे बड़ी महाशक्तियों के। आ रहा सेंटेंस समझ में? तो इस विजिट की वजह से दो चीज़ों का रिस्क खड़ा हो गया है। पहला तो ताइवान स्ट्रेट में एक नया क्राइसिस हो सकता है, दूसरा एक बहुत ही डेंजरस सा एस्केलेशन, तनाव भरा सिचुएशन हो सकता है पहले से ही खराब रिलेशनशिप में दुनिया की दो महाशक्तियों के, चाइना और यूएस, वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स के। सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखेंगे। विजिट आपका सब्जेक्ट है, हैज़ रिस्क इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट ग्रीन में, वर्ब पिंक में, ऐसे आपको मिलेगा। वेटरन का मतलब आप जानते हैं, जो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हो। इसको सीजनल या एक्सपीरियंस भी बोलते हैं। अब देखो एक वर्ड है सीजनल, सीजनल, ये मैं सीजनल लिख तो दिया यहाँ पे, लेकिन इस वर्ड को आपको कंफ्यूज नहीं करना है सीजन से। लिख रहा हूँ यहाँ पे सीजन्स, सीजन। सीजनल क्या होता है? जो किसी सीजन में आए, जैसे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, है ना, सर्दियों में ये फ्रूट आएगा, गर्मियों में ये फ्रूट आएगा, वो तो हो गया सीजनल। सीजन्ड का मतलब क्या होता है? जिसने कई सीजन देखे हैं, जो बड़ा ही एक्सपीरियंस है, उम्र दराज है। वेटरन का सिनोनिम है एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, तो सीजनल और सीजन्ड दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको ध्यान में रखना। वेटरन का सिनोनिम बनता है सीजन्ड, ना कि सीजनल। चलो, स्ट्रेट क्या होता है? जल डमरू मध्य बोलते हैं इसको। बहुत ही नैरो सा पैसेज होता है पानी का, जो दो लैंड के मास के बीच में से गुजरता है। जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में थोड़ी सी जगह है, थोड़ी सी जगह है ना, ये इंडिया है पूरा और ये नीचे श्रीलंका है, तो बीच में जो निकल रही है इसको अपने बोलेंगे, क्या बोलते हैं? पाक स्ट्रेट बोलते हैं ना इसको, पाक स्ट्रेट बोलते हैं। देख लेना क्या बोलते हैं। तो स्ट्रेट होता है बहुत ही छोटा संकरा सा जो है जगह बीच में। ताइवान स्ट्रेट का मतलब है चाइना और ताइवान के बीच में जो थोड़ी सी जगह निकलती है, वाटर बॉडी, उसको बोलते हैं ताइवान स्ट्रेट। इसी से एक फ्रेज बनता है डायर स्ट्रेट्स। देखिए, डायर का मतलब है रिस्की, स्ट्रेट्स मैंने आपको बता दिया। डायर स्ट्रेट का मतलब होता है रिस्की सिचुएशन। ये आपको वोकैब करवा रहा हूँ मैं। स्ट्रेट नाम के वर्ड से डायर स्ट्रेट्स नाम का वर्ड बनता है, रिस्की सिचुएशन को बोलते हैं डायर स्ट्रेट्स। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे मिस पेलोसी इज द हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल्स टू विजिट ताइवान इन 25 ईयर्स। कह रहे जो मिस पेलोसी हैं, जो यहाँ की यूएस हाउस स्पीकर हैं, ये हाईएस्ट रैंकिंग यूएस ऑफिशियल हैं, अधिकारी हैं। और कौन से अधिकारी? जो है विजिट करने वाले ताइवान को पिछले 25 सालों में, इन 25 ईयर्स। अब देखो यहाँ पे एम डैश लगा के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। कह रहे द फर्स्ट बाय अ हाउस स्पीकर सिंस न्यूट जिंजरीज ट्रिप इन 1997। और कह रहा है ये पहली एक होने वाली ये ट्रिप एक हाउस स्पीकर के द्वारा, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, ये लोकसभा के स्पीकर के द्वारा। और कब से? जब से न्यूट जिंजरीज की ट्रिप हुई थी 1997 के अंदर। तो बहुत ही बड़ी ट्रिप है, कहने का मतलब ये। पेलोसी सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, मिस पेलोसी के लिए यूज़ किया गया है। आजकल आपको पता है मिसिस जो है ना, मिसिस यूज़ करना बंद कर दिया है। आजकल यूज़ किया जाता है सबके लिए मिस। मिसिस का मतलब है श्रीमती, जो मैरिड है। मिस का मतलब होता है सुश्री, जो अभी मैरिड होना बाकी है ना। लेकिन आजकल क्या है, किसी के मैरिटल स्टेटस के अंदर घुसना अच्छी बात नहीं है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। और यूएस जैसी कंट्रीज़ में तो डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो किसी का पता नहीं लगता कौन कब मैरिड है, आज है और कल नहीं है। इसलिए लेडीज़ के लिए आजकल हमने कॉमन मिस यूज़ करना शुरू कर दिया है। मिसिस को हमने धीमे धीमे आउटडेटेड कर रहे हैं, है ना। चलो, कह रहे दैट विजिट टुक प्लेस इन द आफ्टरमाथ ऑफ द थर्ड ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस when China conducted missile test in response to then Taiwan President Lee Teng-hui visiting the US। अब ये बता रहा है पिछली 1997 की विजिट के बारे में। कह रहा है वो जो विजिट हुई थी ना जिंजरिच की, कौन सी 97 वाली, कह रहा है दैट विजिट टुक प्लेस, वो विजिट हुई थी, अकर हुई थी, टेक प्लेस की थी आफ्टरमाथ में या वेक में। इन द आफ्टरमाथ ऑफ या इन द वेक ऑफ का मतलब है इस चीज़ के बाद में। अच्छा, किस चीज़ के बाद में? तीसरे ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस के बाद में। तो ताइवान स्ट्रेट में एक बार बार क्राइसिस होते हैं, चाइना ताइवान की टेंशन होती है। तो जब तीसरी बार टेंशन हुई थी तो उसके बाद ये जो है विजिट हुई थी। अब इस क्राइसिस में क्या हुआ था? कह रहे जब चाइना ने कंडक्ट किया था मिसाइल टेस्ट को, मिसाइल के टेस्ट को, और किसकी प्रतिक्रिया में? इन रिस्पॉन्स टू, प्रतिक्रिया में उस वक्त के देन ताइवान प्रेसिडेंट ली टेंग हुई की विजिट करने के यूएस को, अमेरिका को। तो तब ये जो प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान का अमेरिका जाके आया था, तो
इसके विरोध में चाइना ने ताइवान स्ट्रेट में कुछ मिसाइलें दागी थी। अब ये चाइना है, ये ताइवान है, बीच में स्ट्रेट है, हल्की सी जगह है, यहाँ पे मिसाइलें दागता है चाइना, तो ताइवान को थोड़ा सा चैलेंज मिलता है उससे। तो इस चैलेंज के रिस्पॉन्स के अंदर यूएस का स्पीकर गया था 97 में जिंजरिच ताइवान को विजिट करने। तो विजिट की वो टुक प्लेस, चाइना की वो कंडक्टेड। आगे बढ़ते हैं। इन द आफ्टरमाथ ऑफ या इन द वेक ऑफ का मतलब है इस चीज़ के बाद में, इसको फॉलोइंग या आफ्टर भी बोल सकते हैं। चलो आगे बढ़े। देन का मतलब है उस वक्त के प्रेसिडेंट ताइवान के, देन को अर्स्ट वाइल भी बोलते हैं। लिख दूँ स्पेलिंग, ERSTWHILE। आज के नहीं है ये प्रेसिडेंट, उस वक्त के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो देन लगा दो या तो THEN या लिख दो अर्स्ट वाइल। चलो कह रहे इन अ फोन कॉल ऑन जुलाई 28 US प्रेसिडेंट बाइडेन sought to assure his counterpart, शी जिनपिंग। कह रहा है एक फ़ोन कॉल में जो जुलाई 28 को हुई थी, हुआ क्या? कह रहा है इस फ़ोन कॉल में ना, इस पूरे फ़ोन कॉल में अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है बाइडन, इन्होंने कोशिश की। अब सीक की सेकंड फॉर्म है सॉट। सीक का मतलब होता है किसी चीज़ को करने की या पाने की कोशिश करना, तो इन्होंने करने या पाने की कोशिश की। और क्या कोशिश की कि ये अश्योर करें, भरोसा दिलाएं। अश्योर करना मतलब भरोसा दिलाना। और किसको? अपने समकक्ष को, अपने काउंटर पार्ट को। काउंटर पार्ट कौन? यूएस का प्रेसिडेंट है तो चाइना में फ़ोन करेगा तो चाइना के प्रेसिडेंट से बात करेगा, तो चाइना का प्रेसिडेंट उसका काउंटर पार्ट है। उसका नाम भी दिया आगे, शी जिनपिंग। अच्छा, भरोसा क्या दिलाया भाई? भरोसा ये दिलाया दैट द यूएस पॉलिसी हैज़ नॉट चेंज्ड, कि अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अभी भी नहीं बदली है। दैट द यूएस पॉलिसी हैज़ नॉट चेंज्ड। आगे बात समझ में। बाइडन की वर्ब है सॉट, पॉलिसी की वर्ब है हैज़ नॉट चेंज्ड। और अमेरिका की पॉलिसी आज भी यही है कि ताइवान की इंडिपेंडेंस को अमेरिका सपोर्ट नहीं करता है खुलेआम। अंदर ही अंदर तो करता है, खुलेआम चाइना के सामने नहीं करता। तो उसने यही बोला आज भी हम खुलेआम जो है ताइवान के साथ में जो है उसकी इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में नहीं है। चलो कह रहे बट दैट डज नॉट सीम टू बी द व्यू इन बेजिंग। कह रहे लेकिन ये जो बात है जो ऊपर फ़ोन कॉल में की गई है ये नहीं दिखाई देती है होती हुई, टू बी होती हुई, जो व्यू है, जो नज़रिया है बेजिंग के अंदर। यूएस के प्रेसिडेंट की बात जो है चाइना में बेजिंग के अंदर इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती है। दैट की वर्ब है डज नॉट सीम, दैट की वर्ब है डज नॉट सीम। कह रहा एज चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री पुट इट ऑन August 2 in its view, Washington going back to the days of the Trump administration has been gradually hollowing out its one China policy। कह रहे जैसा कि चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने पुट किया। देखिए पुट करने का मतलब होता है किसी चीज़ को शब्दों में व्यक्त करना, बयान करना। आ रही बात समझ में? एक्सप्रेस करना। कह रहे जैसा कि चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक्सप्रेस किया, पुट इट क्या किया और कब किया? August 2 को। और कैसे किया? अपने व्यू के अंदर, इसकी व्यू के अंदर, इसके नज़रिए के अंदर। हुआ क्या? कह रहे जो वॉशिंगटन है ना, जो यूएस है, और कैसे पीछे जाते हुए, गोइंग बैक करते हुए उन दिनों की तरफ, ऑन द डेज जो है ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रंप के प्रशासन के। कह रहा ऐसा जो वॉशिंगटन है जो पीछे जाते हुए ये हैज़ बीन धीरे धीरे, ग्रेजुअली, धीरे धीरे होलो आउट कर रहा है, खोखला बना रहा है। होलो आउट करना मतलब किसी को खोखला बनाना। और क्या बना रहा है? इसकी वन चाइना पॉलिसी को। तो वन चाइना पॉलिसी मैंने आपको बताई ना, दुनिया भर से चाइना ज़बरदस्ती डंडे की चोट पे पॉलिसी मनवाता है। अगर कोई कंट्री ये पॉलिसी ना माने तो उस कंट्री के खिलाफ चाइना जो है एक्शन भी ले लेता है, मिलिट्री और इकोनॉमिकल। तो यूएस भी इसकी पॉलिसी को मानने को अभी तक रेडी है, पर चाइना ने यही बोला कि धीरे धीरे अमेरिका जो है वन चाइना पॉलिसी को मानने से मना कर रहा है, इसको खोखला बनाता जा रहा है। समझ में आ गई? मिनिस्ट्री की वर्ब है पुट, वॉशिंगटन की वर्ब है हैज़ बीन होलोइंग आउट। होलोइंग आउट करना मतलब किसी चीज़ को खोखला बनाना। अगर आप मैथ्स के क्वेश्चंस करते हो तो होलो सिलेंडर, आपने होलो सिलेंडर पे क्वेश्चंस किए होंगे ना मेंसुरेशन में। होलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर है ना, होलो आउट। अच्छा, ये बना हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये काम पहले भी हो रहा था और आज भी हो रहा है, होलो आउट होने का। ग्रेजुअली का मतलब है धीमे धीमे, बिल्कुल धीमे धीमे। अब मुझे ये बताओ, चाइना की मिनिस्ट्री ने पुट तो कर दिया है, मिनिस्ट्री ने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी थी पुट, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट कैसे बन गई? देखो पुट तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे पुटेड नहीं लिखा होना चाहिए था। एज द चाइनाज फॉरेन मिनिस्ट्री पुटेड इट, है ना, ये काम हो चुका है August 2 को, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पे क्यों नहीं लगाई? चलो बड़ा ही सिंपल से इसका लॉजिक है, सर ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है। बहुत सारी वर्ब्स ऐसी हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और V3
V1 V2 और V3 एक ही होती है। आपको आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस में कौन सी फॉर्म वो लग रही है। कट, पुट, हिट, हर्ड, शट, स्प्रेड, कास्ट, ब्रॉडकास्ट, फोरकास्ट, स्प्लिट, कोस्ट, स्प्रेड, बर्स्ट। याद करनी पड़ेंगी, याद नहीं करोगे तो दिमाग में नहीं बैठेंगी। 10-12 वर्ब्स तो हैं, इन्हीं पे बार बार क्वेश्चंस बने हुए आपको मिलेंगे। अगर कहीं पे आप कोस्टेड देख रहे हो तो वो सही बात नहीं है। कोस्ट 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 ऐसा ही रहने वाला है। हिट 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 ऐसा ही रहेगा, कहीं भी हिटेड नाम का वर्ड इंग्लिश में नहीं होता। अब इनको अपने यूज़ करके देखते हैं कुछ सेंटेंसेस के अंदर। सडनली इन द मिडल ऑफ द रोड अ टायर ऑफ द कार बर्स्टेड। कह रहा है अचानक से रोड के बिल्कुल बीचों बीच एक टायर जो था कार का वो फट गया। फटा होगा, लेकिन बर्स्टेड नाम का वर्ड गलत है। आप लिखोगे बर्स्ट बर्स्ट बर्स्ट, द टायर ऑफ द कार बर्स्ट। अपने आप ही समझना पड़ेगा, यहाँ पे V2 यूज़ की गई है। V1 तो हो नहीं सकती, पास्ट की बात है, और V3 भी नहीं हो सकती क्योंकि हैज़ नहीं लगा हुआ। तो अ टायर के साथ में V2 यूज़ की गई है, बर्स्ट। वैसे ही द न्यूज़ स्प्रेडेड लाइक वाइल्ड फायर। न्यूज़ फैल गई आग की तरह, तो फैल गई आग की तरह, लेकिन स्प्रेडेड नाम का वर्ड यूज नहीं होता। आप लिखते हो स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, V2 लगी हुई है तो आप लिखेंगे न्यूज़ स्प्रेड, है ना, ईडी को निकाल देंगे। वैसे द कार हैज़ कोस्टेड अस अ गुड फॉर्चून। कार ने हमें एक बहुत ही बड़ा फॉर्चून जो है कोस्ट किया है। गुड फॉर्चून कोस्ट करने का मतलब है बहुत ही एक्सपेंसिव होना। कार को लेने में हमें अपना नसीब का सारा पैसा देना पड़ा, ऐसा कहने का मतलब ये। समझ में आई, बहुत एक्सपेंसिव कार है। हैज़ के बाद में V3 लगेगी, लेकिन कोस्ट वर्ब की V1 V2 V3 सेम होती है, तो आप लिखेंगे हैज़ कोस्ट। तो ये वर्ड्स अपने दिमाग में बिठा लो, सारी वर्ब्स V1 V2 V3 सेम रहेंगी। आज के क्विज में यूज़ करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलो आगे बढ़ते हैं। ये V2 लगी हुई है यहाँ पे। कह रहा है इन द कॉल मिस्टर शी वॉन्ट मिस्टर बाइडन दैट। कह रहा है इसी कॉल में जो 2 अगस्त को हुई थी, कह रहा है इसको 28 जुलाई को हुई थी, इसमें शी जिनपिंग ने वॉर्न किया, चेताया, धमकी दी मिस्टर बाइडन को, दैट वो ये कि दोज हु प्ले विद फायर विल पेरिश बाय इट। कह रहा है वो लोग, दोज कौन लोग भाई, जो प्ले विद करते हैं, जो खेलते हैं, और किसके साथ, अग्नि के साथ, फायर के साथ, वो पेरिश हो जाएंगे इसी आग के द्वारा, वो जल जाएंगे इसी आग में। पेरिश का मतलब होता है डाई करना, ख़त्म हो जाना। तो जो लोग आग के साथ खेलते हैं ना, वो आग में ही जो है जल जाएंगे। बिल्कुल अजय देवगन स्टाइल में इन्होंने वार्न किया बाइडन को। कह रहा एंड आगे क्या किया इन्होंने, शी जिनपिंग ने, इन्होंने सेड ये भी कहा, ही होप्ड वो होप करते हैं, ऐसी उनको आशा भी है, दैट वो ये द यूएस विल बी क्लियर आइड। यूएस की नज़रें बिल्कुल साफ रहेंगी, क्लियर आइड रहेगा, यूएस को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। और किस बारे में, अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज के बारे में, नतीजों के बारे में जो इस मामले में होने वाले हैं। तो ऐसा करके इन्होंने, शी जिनपिंग ने बाइडन को डराया, डराने वाली बातें की। जिनपिंग की वर्ब है वॉन्ट, दोज की वर्ब है विल पेरिश। पेरिश का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। पेरिश ऐसा है कि इंसान भी हो सकता है, अगर इंसान पेरिश हो रहा है तो वो डाई कर गया, और अगर कोई चीज़ खाने पीने की पेरिश हो रही है तो वो सड़ गई, डिके हो गई या रोट कर गई। आ रही बात समझ में। पेरिश चीज़ें भी करती हैं, पेरिश इंसान भी करता है। इंसान कर गया तो मर गया, चीज़ें कर गई तो ख़राब हो गई। इसी से एक वन वर्ड बनता है इंग्लिश में, ऐसी चीज़ें जो ओपन एयर में ख़राब हो जाती हैं, जैसे जूस है, जैसे कटा हुआ प्याज है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, आप एक दिन बाहर रखोगे ख़राब हो जाएंगी, फ्रिज में से बाहर निकालोगे तो ख़राब हो जाएंगी। तो ऐसी वो सभी आइटम्स जो सड़ जाती हैं, डिके हो जाती हैं खुली हवा में, उसके लिए एक वन वर्ड बनता है इंग्लिश में, पेरिश नाम से ही, पेरिशेबल। समझ में आ गई बात, पेरिशेबल। जैसे फिश है, जैसे मीट है, अगर मीट को आप बाहर रखोगे तो वो ख़राब हो जाएगा। तो ये सब पेरिशेबल आइटम्स में आता है, वन वर्ड बना हुआ है। चलो वन वर्ड को याद रखना दिमाग में। हु की वर्ब है प्ले विथ। शी जिनपिंग की दूसरी वर्ब है सेड, ही आया जिनपिंग के लिए, इसकी एक और वर्ब है होप्ड, अमेरिका के आगे द लगेगा, और इसकी वर्ब है विल बी। क्लियर आइड मतलब बिल्कुल साफ सुथरी आंखों वाला, कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, क्लियर आइड। कह रहे बीजिंग हैज़ रिस्पॉन्डेड बाय अनाउंसिंग मिलिट्री ड्रिल्स नियर ताइवान। और बीजिंग ने रिस्पॉन्स दिया इस पूरे मामले का अनाउंस करके मिलिट्री अभ्यासों को, युद्धाभ्यासों को, ड्रिल्स को ताइवान के नज़दीक में। कह रहा मोर काउंटर मेजर्स कुड फॉलो, और ज़्यादा प्रतिक्रिया वाली जवाबी कार्रवाई जो है वो आ सकती है, फॉलो कर सकती है। काउंटर मेजर्स का मतलब है ऐसे मेजर्स जो काउंटर करने के लिए लगाए जाएं। अमेरिका ने कुछ किया, चाइना उसको काउंटर करेगा, उसकी प्रतिक्रिया देगा, रिटेलिएट करेगा, उसको बोलते हैं काउंटर मेजर्स। तो इसको रिटेलिएशन या एग्रेसिव रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इसको ये एनालाइज करके बताएगा कि इस पूरे मामले को कैसे अवॉइड किया जा सकता था। कह रहे द लेटेस्ट क्राइसिस कम्स एट अ टाइम व्हेन चाइना यूएस रिलेशंस
आर ऑलरेडी ऑन एज। कह रहा है ये जो सबसे बड़ा तूफान आया लेटेस्ट अभी अभी जो आया है क्राइसिस, ये वक्त पे आता है ऐसे पे, एक कम्स एट अ टाइम, आता है एक ऐसे वक्त पे। और कब भाई? कह रहे जब अमेरिका चाइना के जो रिश्ते हैं, यूएस चाइना के जो रिलेशंस हैं, ये पहले से ही ऑन एज हैं। ऑन एज का मतलब होता है एकदम किनारे पर, एज मतलब किनारा। तो रिलेशंस पहले ही पहाड़ के किनारे पे हैं, कभी भी थोड़ा सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाए तो दोनों के बीच में झगड़ा हो सकता है। इसी बीच में क्राइसिस आया। क्राइसिस की वर्ब है कम्स, रिलेशंस की वर्ब है आर। ऑन एज या ऑन वर्ज दोनों एक ही बात है, ठीक है, किनारे पे, कगार पे। कह रहा दिस एक्सप्लेन्स वाई इवन ऑफिशियल्स इन द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द यूएस मिलिट्री हैड कॉल्ड ऑन मिस पेलोसी। कह रहा है ये चीज़ एक्सप्लेन करती है, ये चीज़ हमें समझाती है, ये ऊपर वाली बात। कौन सी चीज़? कह रहा है कि क्यों कुछ यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों ने जो है बाइडन के प्रशासन के और अमेरिका की मिलिट्री के, इन्होंने कॉल ऑन किया, इन्होंने डिमांड की। कॉल ऑन करना मतलब डिमांड करना। और क्या की डिमांड? मिस पेलोसी से। अब देखो डिमांड बताएगा आगे, टू रिकन्सिडर, कि वो फिर से विचार करें अपने इस दौरे पे। रिकन्सिडर का मतलब है जो ये करना चाह रही है उसको फिर से एक बार सोचे। तो अमेरिका खुद ही कह रहा है पेलोसी को कि आप मत जाओ, हो सकता है मामला बिगड़ जाएगा। दिस की वर्ब है का एक्सप्लेन्स, ऑफिशियल्स की वर्ब है हैड कॉल्ड ऑन। कॉल्ड ऑन करना मतलब डिमांड करना, किसी चीज़ की मांग करना। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हाँ, आयरॉनिकली दैट प्रॉस्पेक्ट वॉज लाइकली डिमिनिश्ड बाय चाइना's 10 पब्लिक वार्निंग्स। कह रहे आयरॉनिक बात ये है, उपहास भरी बात ये है, सरकास्टिकली बात ये हो रही है कि ये जो प्रॉस्पेक्ट है, ये जो संभावना है, कौन सा प्रॉस्पेक्ट? पेलोसी के रिकन्सिडर करने का, अपने प्लान को फिर से बदल देने का। कह रहा है ये जो संभावना है ना, ये संभावित तौर पे डिमिनिश हो गई थी, बहुत ही कम हो गई थी। और कैसे डिमिनिश कर दी गई थी? ये बाय लगा के बता रहा है, चाइना की कड़ी वार्निंग्स की वजह से, जो चाइना ने पब्लिकली अमेरिका को दी हैं। तो चाइना ने जो धमकाया है ना अमेरिका को, उसकी वजह से ये संभावना और कम हो गई कि जो है पेलोसी अब नहीं जाएंगी। धमकाने के बाद तो इनको जाना ही था। अब कह रहा है वार्निंग्स के बारे में बता रहा है, विच ऑल बट इंश्योर्ड द ट्रिप वुड गो अहेड एज अ कैंसलेशन वुड हैव बिन पॉलिटिकली कॉस्टली। कह रहे ये वो वार्निंग्स हैं जिन्होंने इंश्योर किया, इस चीज़ को सुनिश्चित किया। और ऑल बट का मतलब है ओनली। ऑल बट मतलब और कुछ नहीं, ओनली। ऑल बट या नथिंग बट एक ही बात है। कह रहे जिन्होंने नथिंग बट या ऑल बट या ओनली इंश्योर ही किया इस चीज़ को, वार्निंग्स ने, कि ट्रिप जो है आगे बढ़ेगी, गो अहेड होगी। और कैसे, क्यों होगी? कह रहे क्योंकि एक कैंसलेशन जो है इस दौरे का, वो वुड हैव बीन, वो होता। और क्या होता? राजनीतिक तौर पे, सियासी तौर पे, पॉलिटिकली बड़ा ही महंगा, कॉस्टली। और किसके लिए? बाइडन के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो आई बात समझ में? चाइना ने जितनी ज़्यादा वार्निंग्स दी ना, उसी वजह से ट्रिप हुई है। अगर चाइना वार्निंग ना देता ना, तो शायद पेलोसी मान जाती। लेकिन वार्निंग के बाद में अब अमेरिका पीछे नहीं हट सकता था, है ना। तो ट्रिप जो है उसी हिसाब से चली गई है जितनी वार्निंग चाइना ने दी हैं। यह है आयरोनिक बात। तो प्रॉस्पेक्ट की वर्ब है वॉज लाइकली डिमिनिश्ड, विच की वर्ब है इंश्योर्ड, ऑल बट का मतलब है, मतलब जो है ओनली, है ना, नथिंग बट या ऑल बट। इंश्योर का मतलब है सुनिश्चित करना, डिमिनिश का मतलब है किसी चीज़ को कम करना। ट्रिप की वर्ब है वुड गो अहेड, कैंसलेशन की वर्ब है वुड हैव बिन। वुड हैव बिन, कुड हैव बिन, शुड हैव बिन ऑलरेडी आप कर चुके हो बेसिक्स में, तीनों का मतलब आप जानते हैं। आयरोनिकली मतलब उपहास भरी बात। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसिडरेशंस अपीयर टू बी ड्राइविंग बोथ साइड्स इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉर्नर्स इन दिस एंटायरली अवॉइडेबल क्राइसिस। अब कह रहा है ऐसी सिचुएशन बन गई है कि दोनों कंट्री सोच रही हैं कि कहाँ फंस गए, यूएस भी और चाइना भी। कह रहा है डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, पॉलिटिकल मतलब सियासी, कंसिडरेशन मतलब सोच। तो जो राजनीतिक सोच है कि कैसे वोट मिलेंगे, कैसे लोगों को लुभाया जाएगा अपने अपने डोमेस्टिक घरों में, कह रहे ये जो कंसिडरेशन है ना, ये दिखाई देती हैं ड्राइव करती हुई, आगे बढ़ाती हुई दोनों ही साइड्स को, यूएस को और चाइना को। और कहाँ ड्राइव कर रही हैं? इनटू लगा के बताएगा, अपने अपने कॉर्नर में। और कैसे? इस पूरे तरीके से अवॉइडेबल क्राइसिस के अंदर। जब आपको कोई चीज़ ड्राइव टू द कॉर्नर करती है ना, तो आपको वो चीज़ डराती है, आपको वो चीज़ चैलेंज करती है। तो अपनी वोट बैंक राजनीति के चक्कर में दोनों ही अमेरिका और चाइना जो है अब बड़े घिर गए हैं चारों तरफ से। इधर से चाइना सोच रहा है लोगों को क्या जवाब देंगे, उधर से अमेरिका सोच रहा है लोगों को क्या जवाब देंगे। लोगों के चक्कर में पूरा क्राइसिस ये हो गया। समझ में आ गई? कंसिडरेशंस की वर्ब है अपीयर,
अपीयर टू बी ड्राइविंग मतलब अपीयर होती है ड्राइव करती हुई, अवॉइडेबल, एविटेबल है ना, स्केपेबल, सब एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। कह रहा है मिस्टर शी इज 3 months अवे फ्रॉम अ पॉलिटिकली सेंसिटिव पार्टी कांग्रेस दैट विल मार्क द स्टार्ट ऑफ हिज 3rd टर्म। अब ये चाइना में बता रहे हैं पॉलिटिकल मामला क्या है। कह रहा है जो जिनपिंग है वो 3 महीना दूर है, इज 3 months अवे, और किससे, सियासी तौर पे संवेदनशील पार्टी की कांग्रेस से, पार्टी की एक मीटिंग से। कांग्रेस का मतलब होता है वहाँ पे मीटिंग, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है 5 साल में एक बार, उस मीटिंग से सिर्फ 3 महीने दूर है। और ये मीटिंग कौन सी है, ये मीटिंग वो है जो मार्क करेगी, जो निशान बनेगी शुरुआत का, आगाज़ का इनकी 3री टर्म पे एज प्रेसिडेंट ऑफ प्रीमियर ऑफ चाइना। तो ये अपनी जो 3री टर्म शुरू करने जा रहे हैं 2-3 महीने बाद, इनके ऊपर बड़ा ही पॉलिटिकल प्रेशर है, इस बीच में ये पूरा मामला हो गया। जिनपिंग की वॉब है इस दैट की वॉब है विल मार्क, दैट आया है पार्टी कांग्रेस के लिए। चलो कह रहे वाइट हाउस ऑफिशियल्स हैव मेड द पॉइंट दैट पेलोसी रिप्रेजेंट्स अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे वाइट हाउस के जो ऑफिशियल्स हैं, वाइट हाउस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने इस बात को, इस पॉइंट को मेक किया है, उन्होंने इस बात को सबके सामने रखा है। दैट क्या रखा है कि जो पेलोसी है वो रिप्रेजेंट करती हैं, वो प्रतिनिधित्व करती हैं एक अलग ही ब्रांच का जो है सरकार की। वो कह रहा है कि यूएस के ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि ये सरकार की जो है प्रतिनिधि नहीं है, नुमाइंदा नहीं है, ये अलग ही ब्रांच है सरकार की, पेलोसी जहाँ से आई हैं। और कह रहा है एंड मेंबर्स ऑफ कांग्रेस हैव ट्रेवल्ड प्रीवियसली टू जापान। और वहाँ की जो कांग्रेस है, वहाँ की जो मंत्रिमंडल है, उसके मेंबर्स जो हैं पहले भी जब ताइवान में आ चुके हैं। अमेरिका यही बोल रहा है कि पेलोसी के ऊपर ज़्यादा जो है सीन मत क्रिएट करो, ऐसे मेंबर्स तो आते रहते हैं छोटे मोटे, पेलोसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, हमारी सरकार की तरफ से पेलोसी नहीं आ रही है, अपनी इच्छा से, अपनी खुद के हिसाब से आ रही है। ऑफिशियल्स की वर्ब है हैव मेड, मेक अ पॉइंट का मतलब एक बात को सामने रखना, पेलोसी की वर्ब है रिप्रेजेंट्स, मेंबर्स की वर्ब है हैव ट्रेवल्ड। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है दैट द विजिट appears to have been driven largely by Miss Pelosi, who has been sharply critical of China's policy in Tibet, Xinjiang and Hong Kong, rather than by the administration of Biden administration। इतना ही सेंटेंस पढ़ेंगे, कोमा के बाद आगे देखेंगे। कह रहे दैट ये बात की, अच्छा कौन सी बात भाई, दैट ये बात की, ये जो विजिट है ये अपीयर होती है, दिखाई होती है, ड्राइव होती हुई, और किसके द्वारा, मोटे तौर पे लार्जली पेलोसी के द्वारा। पेलोसी ही इस विजिट को करवा रही है, उसी के हिसाब से विजिट हो रही है। कह रहा है ये बात की कि उसके हिसाब से विजिट हो रही है। पेलोसी कौन है, कह रहे जो रही हैं हैज़ बीन, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज़्यादा आलोचक, और किसके लिए रही हैं, क्रिटिकल ऑफ रही हैं चाइना की पॉलिसीज़ को लेकर के इन तीनों एरियाज़ में, तिब्बत में, शिनजियांग में और हांगकांग में। कह रहा है ये विजिट जो है, दैट ये बात की कि ये विजिट जो है पेलोसी के द्वारा हो रही है, बजाय रादर देन, बजाय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, ठीक है, रादर देन बाय बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन। कह रहे ये बात जो है ना, दैट ये अपीयर नहीं होती है, हैज़ नॉट अपीयर्ड, और क्या करती हुई, टू हैव एस्यूएज्ड बेजिंग, बेजिंग को एस्यूएज करती हुई, बेजिंग के घाव पे मलहम लगाती हुई। एस्यूएज, एलिवेट, मोलिफाई, पैसिफाई, बाम, साल्व, सब याद है ना वर्ड्स, किसी चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, मलहम लगाना। तो पेलोसी अपने आप आ रही हैं, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के कहने पे नहीं आ रही हैं। दैट जो ये बात है ना, इस बात ने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है कि बीजिंग के घाव पे कोई भी मलहम लगाया है। दैट की वर्ब है हैज़ नॉट अपीयर्ड, विजिट की वर्ब है अपीयर्स, हु आया पेलोसी के लिए, हु की वर्ब है हैज़ बिन। हैज़ बिन मतलब रही है, क्रिटिकल ऑफ मतलब किसी का बहुत बड़ा आलोचक होना, क्रिटिकल ऑफ होना, क्रिटिक्स होना। कह रहा है अ शार्प रिस्पॉन्स इन बेजिंग्स व्यू विल डिसुएड अदर कंट्रीज फ्रॉम इंगेजिंग विद ताइवान। कह रहा है एक शार्प रिस्पॉन्स जो है, एक कड़ी प्रतिक्रिया जो है, जिसमें जो बेजिंग अभी देने वाला है, कह रहा है बेजिंग की व्यू में, चाइना की नज़रिए में, कह रहा है ये डिसुएड करेगा, ये डिसएनकरेज करेगा। डिसुएड करना मतलब किसी को हतोत्साहित करना, किसी का हौसला तोड़ना। तो ये हौसला तोड़ेगा दूसरी कंट्रीज़ का, और किस काम को करने से, इंगेज विद करने से, बातचीत करने से, कॉन्टैक्ट में आने से ताइवान के, और कहाँ पे, एट हायर पॉलिटिकल लेवल, बड़े बड़े सियासी लेवल के ऊपर। तो बेजिंग यही बोल रहा है कि अब शार्प रिस्पॉन्स तो मैं दूंगा ही दूंगा, और मैं दूंगा ना तो इसके लिए इससे एक मिसाल खड़ी करूंगा कि अमेरिका का जब मैं ये कर सकता हूँ तो तुम क्या चीज़ हो, है ना। अगर ताइवान से तुमने संपर्क बनाया तो मैं ऐसा रिस्पॉन्स जो है देने ही वाला हूँ।
बेजिंग की व्यू में। शार्प रिस्पॉन्स की वर्ब है विल डिसुएड। अब डिसुएड नाम के वर्ड पे नज़र डाल लेना। किसी को हतोत्साहित करना, डिस्करेज करने के लिए इस वर्ड को यूज़ करते हैं। परसुएड और डिसुएड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। परसुएड का मतलब होता है किसी को राजी करना। अब देखो इन दोनों में फ़र्क कैसे करना है। मान लीजिए मैं आपको राजी कर रहा हूँ कि पढ़ाई करो, तो आई विल परसुएड यू टू स्टडी। और मान लीजिए मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ मोबाइल फ़ोन में टाइम वेस्ट करने से, तो आई विल डिसुएड यू, अब टू नहीं, फ्रॉम वेस्टिंग टाइम। आ रही बात समझ में? एक में राजी, एक में नाराजी। तो परसुएड और डिसुएड को दिमाग में बिठा लेना। इनकी स्ट्रक्चर यही है, परसुएड टू समथिंग, डू समथिंग, डिसुएड फ्रॉम डूइंग समथिंग। स्ट्रक्चर दिमाग में बैठ गई तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। डिसुएड अदर कंट्रीज फ्रॉम इंगेजिंग, देखो लिखा हुआ आपके सामने, स्ट्रक्चर बनी हुई है। कह रहा इट मे ऑल्सो बर्निश मिस्टर शीज स्टेटस एट होम। कह रहे साथ ही साथ ये चमका भी सकती है, वर्निश भी कर सकती है शी जिनपिंग के स्टेटस को, दर्जे को, उनके घर में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। वर्निश आप जानते हैं, शाइन करवाना, किसी चीज़ को चमकाना। कह रहे द फैक्ट दैट नीदर साइड वॉन्ट्स nor can afford a military confrontation may yet see the current tensions diffused with each side walking away। कह रहे द फैक्ट, ये तथ्य जो है दैट वो ये कि दोनों में से कोई भी साइड नहीं, नीदर साइड चाहती है, वांट करती है, और ना ही अफोर्ड कर सकती है, कैन अफोर्ड, ना तो वो चाहती है ना वो सह सकती है। और किसको? एक मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को, एक सियासी झगड़े को, सॉरी जो है मिलिट्री सैन्य झगड़े को। कह रहा है ये जो फैक्ट है ना, दोनों में से कोई भी साइड ना झगड़ा चाहती है ना सह सकती है, और फिर भी ये फैक्ट ये है कि ये देख सकती हैं मे येट सी करंट टेंशन्स को, हाल में जो टेंशन्स हैं इनको डिफ्यूज विद होते हुए। डिफ्यूज विद होने का मतलब है किसी चीज़ को कम करना। बम को डिफ्यूज करते हैं तो उसको डीएक्टिवेट करते हैं ना, डिफ्यूज का मतलब होता है सूद करना, डीएक्टिवेट करना। ये डिफ्यूज विद होते हुए देख सकती हैं टेंशन्स को, और कैसे? हर एक साइड के वॉक अवे करते हुए, एक दूसरे से दूर जाते हुए, और क्लेम करते हुए एक शो ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने स्ट्रेंथ के एक शो को, अपनी स्ट्रेंथ के एक प्रदर्शन को, और किसके लिए? अपनी डोमेस्टिक ऑडियंसेस के लिए। अब यही होगा, दोनों एक दूसरे के सामने आएंगे, एक दूसरे को आंख दिखाएंगे, और फिर पीछे हटेंगे और बोलेंगे देखो हम आपको आंख दिखा रहे हैं, जो आप कर सकते हो वो कर लो। चाइना भी यही बोलेगा, अमेरिका भी यही बोलेगा। ये झगड़ा तो कर नहीं सकते, ना ये चाहते हैं करना, बस ये आंख दिखा के पीछे हट जाएंगे और बोलेंगे कि हम आपसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए ऐसा करके टेंशन्स को डिफ्यूज विद किया जा सकता है, ये है फैक्ट। आई बात समझ में? साइड की वर्ब है वॉन्ट्स, दूसरी वर्ब है नॉर कैन अफोर्ड, फैक्ट की वर्ब है मे येट सी। द लेटेस्ट क्राइसिस हैज़ हाउएवर मेड क्लियर द पेरिलस स्टेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स। लेटेस्ट क्राइसिस है ना, इसने हालांकि मेड क्लियर कर दिया है, इस चीज़ को साफ कर दिया है। और किस चीज़ को? उस डेंजरस स्टेट को, अवस्था को, जो है रिश्तों की, रिलेशंस की, दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच, वर्ल्ड्स टू बिगेस्ट पावर्स के बीच। तो क्राइसिस ने नया सा रिश्ता जो है डेंजरस बता दिया है। क्राइसिस की वर्ब है हैज़ मेड, मेक क्लियर मतलब साफ करना, पेरिलस का मतलब है डेंजरस, जिसमें बड़ा खतरा हो, प्रिकेरियस। कह रहा है इट इज़ अनलाइकली टू बी लास्ट, और ये जो सिचुएशन है ना, ये अनलाइकली है कि ये आखिरी होने वाली है, इसके बाद और मामले भी आप देखेंगे। चलिए, बहुत ही प्यारा आर्टिकल था, सिंपल सा आर्टिकल है। आ जाओ अपने क्विज़ पे। आज होप कर रहा हूँ मैं 6 में से कम 4 मार्क्स सभी के आए। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कौन सी वर्ब कैसे यूज़ होगी, हर्ट, हर्ट्स, हर्टेड कैसे लगाओगे, तो ऑलरेडी ये वर्ब्स आप सभी देख चुके हो। सेकंड में आपसे पूछा है इन ज्योग्राफिकल लोकेशंस में से किसके आगे द लगेगा, ठीक है, नॉर्थ पोल के आगे लगेगा, ग्रीनविच के हेमिस्फीयर के किसके आगे। और थर्ड में पूछा है आपसे कंसीडर के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करोगे। तो देखो आप ऊपर में देख पा रहे हो, यहाँ पे रिस्क नाम की वर्ब के बाद में आईएनजी फॉर्म यूज़ हुई है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने कई बार कर चुके हैं, कई सारी वर्ब्स अपने बाद आईएनजी फॉर्म लेती हैं, है ना। तो आज ये वर्ब्स के नाम मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ऑलरेडी आप जानते होंगे। कंसीडर अगर उनमें से आता है तो उसके बाद में आईएनजी लगा देना, अगर नहीं आता है तो अपना सही वर्ब को चूज़ करना, ठीक है। तीनों के आंसर कमेंट सेक्शन में रखे हुए हैं, फर्स्ट कमेंट में हिंट्स के साथ में। चौथे पांचवें में 2 एरर्स मिलेंगी। यहाँ पे डिसुएड नाम के वर्ड को यूज़ करके देखना है आपको सही तरीके से, एक एरर यहाँ मिलेगी। दूसरा आपको मिलेगा इसके पास पजेसिव के साथ में द कैसे लगता है ना। सिटीज़ के साथ में द मोस्ट कैसे यूज़ करोगे, एक एरर आपको यहाँ मिलेगी। लास्ट में आपसे पूछा है किसी चीज़ को चमकाने को क्या बोलते हैं, वन वर्ड पूछा गया है। सैर्डोनिक बोलते हैं, बर्निश बोलते हैं, स्ट्रिंजेंट बोलते हैं, प्रिकेरियस बोलते हैं।
6 के आंसर कमेंट सेक्शन में रखे हैं, जाकर के चेक करो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। मुलाकात होगी कल। एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को। अब सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। 1 महीने में अपना प्लान है 2 लाख के जो आंकड़े को छूने का, कोशिश करेंगे छूने की, देखो हो सकता है तो। अच्छा, सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, राइटिंग का, एसएससी का, बैंकिंग का, आप उनका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर एग्जाम्स नज़दीक हैं तो आपके ये नंबर है व्हाट्सअप, इस पर आप इस नंबर पे ऐप रिलेटेड या कोर्स रिलेटेड क्वेरीज को मेरी टीम के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं। अंटिल देन साइनिंग आउट।